कक्षा 10 फिजिक्स में हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो गोलीय दर्पण है उसकी चिन्ह परपाटी के बारे में। तो चिन्ह परपाटी हम केवल पहले जानेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण में आपको ध्यान रखना है, ये अवतल दर्पण कब बनेगा, जब इसका हम उभरा हुआ भाग कलई कर देते हैं तो ये जो दर्पण है वो बन जाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जहाँ ध्रुव है, ये ध्रुव है, इस ध्रुव को हम P कहते हैं। क्या कहते हैं? P कहते हैं। तो ध्रुव के बाईं तरफ, यानी कि ध्रुव, ये ध्रुव है, ये बाईं तरफ, तो बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक होंगी। ध्रुव के, अवतल दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं तरफ जितनी भी दूरियां हम नापते हैं वो धनात्मक ली जाती हैं। कैसी ली जाती हैं? धनात्मक ली जाती हैं। तो इतना हमको ध्यान रखना है कि ये ऋणात्मक होगा और ये धनात्मक होगा। अब इसमें आगे जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। लगा देते हैं हेडिंग, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के या गोलीय दर्पण में U, V तथा F में संबंध, F में संबंध। तो इसमें U, V तथा F क्या है? U जो है वो आपका वस्तु की दूरी है, U को हम वस्तु की दूरी कहते हैं, V को हम प्रतिबिंब की दूरी और F को फोकस की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब इसी में संबंध बताना। गोलीय दर्पण आपको बताए गए हैं दो तरीके के होते हैं। पहला जो दर्पण होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v इज प्लस 1/u का निगमन हमको करना है। का निगमन करना है, निगमन। तो ये हमारा टॉपिक है। अवतल दर्पण में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन करना है। अब इसमें, इसके लिए हमें सबसे पहले चित्र बनाना होगा। और दूसरा जो है इसमें उत्तल दर्पण, तो जैसे अवतल का होता है वैसे ही उत्तल का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अवतल दर्पण के लिए, यानी इस सूत्र का निगमन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक चित्र बनाते हैं। तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, इसी चित्र में हम बना देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा दर्पण है M1 M2। M1 M2 एक अवतल दर्पण है और इसमें जो है ये वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु है ये। इस वस्तु को हम नाम दे देते हैं A और B। अब वस्तु से जब हम कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो दर्पण के परावर्तक तल पर वो जाती है, वहां से वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से। थोड़ा और दूर कर दे, यानी कि ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर ये मुख्य फोकस है और एक किरण इस तरफ निकालते हैं तो ये भी क्या होगा? यहाँ से टकराएगी। तो यहाँ पर ये जब दोनों किरणें आपस में जहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब इस प्रतिबिंब का नाम क्या है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको हम कहेंगे B डैश और यहाँ पर होगा A डैश। ठीक। और जो ये किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये हमारा चित्र है। अब यहाँ से हम एक लंब अपनी सुविधा के लिए खींच लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर O और इसको नाम दे देते हैं P, या P नहीं कहकर हम क्या कर सकते हैं? दूसरा कर देते हैं X और Y, ये नाम दे देते हैं। ठीक। अब इसमें चार त्रिभुज बने हैं। एक त्रिभुज बना है ABC, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज बना है CB डैश A डैश, यानी कि दो त्रिभुज ये हो गए और दूसरा है, तीसरा यहाँ पर B डैश A डैश F।
एक ये वाला, और एफ वाई एक्स, ये त्रिभुज बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर दो दो त्रिभुज हम लेकर इस फार्मूले को डरवाइव करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज जो लेंगे वो दो त्रिभुज, ये ए बी ए सी, या त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तथा और दूसरा त्रिभुज इसके साथ लिया जाएगा सी बी डैश ए डैश, तथा त्रिभुज सी बी डैश ए डैश, ये त्रिभुज लिया गया। अब इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि इसमें ये कोण क्या है 90 अंश का, ये भी कोण क्या है 90 अंश का, यानी कि दोनों के दोनों समकोण हैं। और जब दोनों के दोनों समकोण है तो कोण क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर कोण यहाँ पर ए, जिस भुजा पर हम कोण पढ़ते हैं उस भुजा को हम बीच में रखते हैं, यानी दो भुजाओं के बीच में रखते हैं। तो पहले हम बी लिखेंगे, बी ए सी, कोण बी ए सी, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, बी ए सी, ये इक्वल होगा कोण किसके, बी डैश ए डैश सी के, बी डैश ए डैश सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समकोण है। या लिख देते हैं यहाँ पर प्रत्येक कोण समकोण है, समकोण है, ये हुआ। अब दूसरी चीज, ये दोनों कोण इसलिए भी बराबर है क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के उलट बने हैं, यानी कि शीर्षा विमुख हैं। तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश सी, ये भी बराबर होंगे। क्यों कि शीर्षा विमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, इसलिए ये इक्वल है। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करते हैं, समरूप त्रिभुज का नियम लगा देते हैं। समरूप त्रिभुज कहता है कि समान भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज नियम से इसमें क्या करना है कि जो भुजा इसमें ए बी है वो इसमें क्या है, ए डैश बी डैश के इक्वल है। लिखेंगे क्या, ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब जो इसमें ए सी है वो इसमें क्या होगा, सी ए डैश, ए सी बटा सी ए डैश। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब दूसरे त्रिभुज में, यानी कि जो दो और त्रिभुज हैं उनको लिया जाता है, उसमें कौन से हैं, त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, तथा दूसरा जो त्रिभुज है यहाँ पर एफ वाई एक्स, त्रिभुज एफ वाई एक्स, ये। अब इसमें भी क्या है कि ये कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का, और ये भी कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। दोनों के दोनों 90-90 डिग्री के हैं, तो ये भी बराबर होंगे जैसे कि पहले दो त्रिभुज में लिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण, इस पर पढ़ना है तो बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू कोण एफ वाई एक्स, एफ वाई एक्स, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि क्या है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, ये त्रिभुज हुआ। अब दूसरा हम क्या लिखेंगे, ये शीर्षा विमुख भी है क्योंकि ये ऊपर बना है और ये नीचे बना है, इसलिए शीर्षा विमुख भी है, यानी कोण बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू कोण एफ वाई एक्स, दोनों बराबर होंगे। क्यों, शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, ये बराबर हुआ। अब इसमें भी हम समरूप त्रिभुज का नियम लगा देते हैं जो पहले में लगाए हैं, समरूप त्रिभुज नियम से। अब इसमें समरूप त्रिभुज नियम लगाएंगे तो समरूप त्रिभुज नियम क्या कहता है, जो वहां पे लिखा है वही यहाँ पर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एफ वाई नहीं लिखेंगे, सबसे पहले वाई एक्स जो है, यानी कि एक्स वाई जो है यहाँ पर, वो इसमें क्या है, ए डैश बी डैश के इक्वल, ए डैश बी डैश के इक्वल, और जो इसमें एफ वाई है, बड़े वाले त्रिभुज में जो एफ वाई है वो इसमें क्या है, एफ ए डैश है, क्या है, एफ ए डैश। अब इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बना के
छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या, जो ये y है, ये y बिंदु जो है वो गणित में हम मान लेते हैं इस त्रिभुज से कि y बिंदु P के संगामी है। तो जब y P के संगामी हो जाएगा तो हम y को P ही मान सकते हैं, यानी y जो होगा वो P के बराबर होगा। तो लिख देते हैं कि माना बिंदु y P के संगामी है, तब f इज इक्वल टू p इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू p, y इज इक्वल टू p। और एक चीज और देखी जा सकती है कि y x जो है वो क्या है, AB के समांतर है, या फिर y x जो है वो AB के समांतर है। या लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई इज पैरेलल टू द AB, ठीक। तब एफ वाई इज इक्वल टू AB, ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि जहां एफ वाई है वहां हम AB लिख दें और जहां पर y लिखा है वहां पर हम P लिख दें। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ये समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर जब मान रखेंगे तो एक्स वाई की इस जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी। यहाँ पर एफ वाई नहीं लिखना है, एक्स वाई लिखना है। क्या लिखना है, एक्स वाई। तो एक्स वाई की जगह हम ए बी, तो एक्स वाई लिखा है यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ वाई लिखा है यहाँ पर। तो एफ वाई की जगह में पी लिख देना है, यहाँ पर हम एफ पी लिख देंगे बटे एफ ए डैश, इसको ऐसे ही लिखा रहना, ठीक। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को आप तुलना करा दीजिए, इन दोनों समीकरणों की तुलना। तो समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर जब इन दोनों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे हम, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो देख रहे हैं कि ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा कौन, ए सी। क्या बचा, ए सी बटा सी, पहले आगे लिखेंगे दोनों में, ए सी, ठीक है लिख सकते हैं, ए सी बटा सी ए डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचा है, एफ पी बटा एफ ए डैश, इतनी चीज बनी। और ये समीकरण नंबर 4 हुआ। क्या हुआ, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर एक काम हमको और करना है, क्या करना है, हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास क्या लिखा है, P है, क्या है, P है, यहाँ पर A लिखा है और बीच में कहीं पर C है, यहाँ पर F है, ठीक है, और यहीं पर A डैश कहीं है, A डैश भी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले AC की दूरी फाइंड करनी है, A और C की दूरी निकालनी है। तो A यानी इस लाइन में इतनी डिस्टेंस आपको चाहिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसकी टोटल डिस्टेंस निकालोगे, PA की डिस्टेंस निकालोगे, यानी पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना हम हटा दें तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। यानी कि PA में से हम क्या करें, PC को घटा दें। यहाँ पर लिखेंगे आगे, AC की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, PC में से हमको घटाना क्या है, PC में से नहीं, PA में से PC को आप घटा दो, ठीक। तो निकल जाएगा हमें ये डिस्टेंस बटे में CA डैश, यानी इतनी दूरी चाहिए। इतनी दूरी लेने के लिए हम क्या करेंगे, P से C तक निकालेंगे दूरी और उसमें से PA डैश को हटा देंगे, तो कितना बचेगा, यही बचेगा। तो लिखो PC माइनस PA डैश, ये इतनी दूरी हो गई। और F से लेकर P तक की दूरी वो आप खुद से निकली हुई है पहले से, तो उसको निकालना नहीं है, FP को FP लिखा रहने दो। फिर अब हमको चाहिए FA डैश,
यानी इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो इतनी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, PA यानी इतनी डिस्टेंस हम निकालें टोटल, और उसमें से इतना घटा दें तो इतना ही बचेगा। यानी लिखेंगे क्या, PA डैश माइनस PF ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे F से लेकर इस ध्रुव की दूरी, आपको पता है पहले भी बताया जा चुका है कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f के बराबर है। और स्मॉल f किसमें नापा जाएगा, माइनस में नापा जाएगा। क्यों, दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ है, तो ये -f हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी वो r होगी, और r को हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ध्रुव से ये जो है आपका a, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु। यानी यहाँ a से लेकर p तक की दूरी वस्तु की दूरी बनेगी। क्या बनेगी, वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम u से डिफाइन करते हैं। तो u, और ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। और यहाँ से ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये b होगा यहाँ से यहाँ तक। तो b किस में होगा, वो भी माइनस में होगा। तो ये डिस्टेंस सारी हमको पता चल गई। अब मान रख दें हम यहाँ पर, आसानी से रख सकते हैं। ये PA लिखा है, PA, P से लेकर A तक की दूरी -u है, तो -u लिख दो। ठीक, माइनस PC है, -PC, तो P से लेकर C तक की दूरी, ये P है और ये C है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी -r के बराबर है, तो -r लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बटे फिर उसके बाद PC की वैल्यू -r माइनस PA डैश दूरी -b, तो -b हो गया, -b हो गया, इज इक्वल टू FP, F से लेकर P तक की दूरी फोकस दूरी -f के इक्वल, और फिर PA डैश, तो ये PA डैश यहाँ पर निकाले हैं -b के बराबर, किसके बराबर है, -b के बराबर, और फिर -PF है, PF या FP, तो फोकस दूरी हो जाएगा -f। अब एक चीज और यहाँ पर डिफाइन है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू 2f होता है। यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो जहां R लिखा है हम वहां 2f लिख सकते हैं। तो -q माइनस 2f बटे -r -b इज इक्वल टू -f बटे -b और -f। अब क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो -q और माइनस माइनस क्या हो गया, +2f बटे प्लस b और इज इक्वल टू -f और -b और माइनस क्या हो जाएगा, +f। ठीक, ये हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो -q + 2f, ठीक, -q + 2f इंटू -b + f इज इक्वल टू -f, यहाँ पर भी r की जगह में 2f लिख देना चाहिए, नहीं लिख गया तो यहाँ पर 2f फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -f गुणे -2f + b, ये चीज हो गई। अब आप आराम से गुणा कर सकते हो, तो करते हैं गुणा, -b का गुणा -u से होगा, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो u इंटू v प्लस, अब यहाँ पर 2f है, अगर b का गुणा किया जाए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ किसका चिन्ह होगा, माइनस का। 2f में b का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2bf, क्या बन जाएगा, 2bf, b का गुणा हो गया। अब हमको किसका गुणा करना है, f का गुणा करना है, तो f का गुणा अगर u में होगा तो प्लस माइनस uf बन जाएगा, और फिर f का गुणा इसमें होगा +2f में, तो प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा, और f का गुणा हो जाएगा, घात इसकी 1 है और 1 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 2f², कितना हो जाएगा, 2f²।
और फिर उसके बाद f है यहाँ पर माइनस में, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2f², और f का गुणा इस b में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये bf के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2f² लिखा है, ये प्लस में है, इस तरफ भी प्लस में है, तो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा यानी कि घट जाएगा, तो 2f² से 2f² कैंसिल हो गया पहले से। अब यहाँ पर बचा क्या है, uv माइनस 2vf माइनस uf इज इक्वल टू माइनस bf, इतनी चीज बची। अब माइनस bf है, इस तरफ लाओ पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस चिन्ह है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, uv माइनस 2vf और माइनस uf और माइनस माइनस प्लस bf इज इक्वल टू 0। अब एक bf यहाँ पर 2bf में से एक bf घटा, कितना bf बचा, एक ही बचा, तो पहले ub बचा माइनस bf और माइनस uf इज इक्वल टू 0, यानी कि बचा हमारे पास इतना, इस तरफ लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, तो ub माइनस bf माइनस uf इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इन तीनों में यानी कि प्रत्येक पद में हम ubf यानी कि लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ या दोनों पक्ष में ubf से भाग करने पर अगर भाग किया जाएगा तो ub बटा ubf माइनस bf बटा ubf माइनस uf बटा ubf इज इक्वल टू 0 बटा ubf। तो 0 का चाहे जिससे भाग करा वो सब 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से ubc कैंसिल हो गया, यहाँ bf लिखा है तो ये bf इस bf से कैंसिल आउट। अब यहाँ पर uf लिखा है तो u और f कैंसिल आउट, वो 0 है वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बचा क्या, 1/f यहाँ पर बचा, माइनस 1/u बचा और माइनस 1/v बचा, इतनी चीजें हमारे पास बची और इस तरफ 0 है। तो अब हमें क्या करना है, जितनी चीजें माइनस में है उसको पक्षांतर करा के प्लस कर दो, कर दिया जाए 1/f उस तरफ जाएगा तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस लिखते नहीं है तो 1/q, और ये माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/b। तो हमने जो सोचा था वही आ गया, हमको क्या सिद्ध करना था, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर भी, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो बहुत ही आसान डेरिवेशन था, जिसको ना समझ में आया हो वो नेक्स्ट या पूछ सकता है।